नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारत में कोयला भंडार के बारे में देखेंगे और राज्य के क्रम के बारे में भी जानेंगे। नीचे है वेनेजुएला, इसका मैप और लोकेशन के बारे में देखेंगे और इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। यह है भारत की स्वदेशी नस्ल गिर गाय की स्वदेशी नस्ल है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। दिया है भारत में हरित ऊर्जा में परिवर्तन। भारत में जो हरित ऊर्जा में परिवर्तन है उसको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जो कोयला से समृद्ध राज्य हैं, जो कोयला से समृद्ध राज्य हैं वहाँ पर कोयले से अधिक बिजली का या ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो वो राज्य हरित ऊर्जा को अपनाना नहीं चाहते हैं। वो डीकार्बोनाइजेशन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे वैश्विक पहलों पर फोकस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास कोयले का समृद्ध भंडार है, इसलिए वो बदलने में चैलेंज है वहाँ पर। ऊर्जा संक्रमण क्या होता है? ऊर्जा संक्रमण ये होता है कि जैसे कि आप जैव ईंधन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयले से आप उत्पादन करते हैं बिजली का, तो इसमें आप अगर सौर ऊर्जा प्रणाली, पवन ऊर्जा प्रणाली या तो जल विद्युत से आप ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो इसे बोलते हैं कि अगर एक फेज यानी जैव ईंधन से आप गैर नवीकरणीय ऊर्जा से आप नवीकरणीय ऊर्जा में प्रवेश करते हैं, तो इसे बोलते हैं ऊर्जा का संक्रमण। इसे बोलते हैं ऊर्जा का संक्रमण। उम्मीद है कि 2026 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा में अपनी क्षमता की 2 गुना वृद्धि कर सकता है, अपनी क्षमता के अनुसार 2 गुना वृद्धि कर सकता है। 2022 में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की जो क्षमता है उसके वृद्धि में 92% का वृद्धि हुआ है। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा में जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा है उसकी जो कैपेसिटी है 92% तक ग्रो की है 2022 में भारत के अंतर्गत। आइए इसके बारे में देखेंगे। भारत में कोयले के बारे में जानते हैं। तलछटी चट्टानों में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जिसे अक्सर काला सोना कहा जाता है। यह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग घरेलू तापन से यानी कि जो घरेलू रूप से बिजली का उत्पादन किया जाता है और इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री सेक्टर है, उसमें इसका उत्पादन किया जाता है। चीन विश्व का सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। अगर नंबर 1 पोजीशन है कोयला के उत्पादन में तो किसका है? चीन का। वहीं 2022 में चीन ने दुनिया का 52%, ध्यान रखिएगा, 2022 में चाइना ने दुनिया का 52% कोयला का उत्पादन केवल चाइना के द्वारा किया गया। वहीं दूसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है, लेकिन भारत का अगर परसेंटेज वाइज अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए पूरे विश्व में तो 9% है। 9% के साथ भारत यानी कि इंडिया पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर कोयला का उत्पादन करता है। इसके बावजूद भी भारत पूरी दुनिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक देश है। इसके बाद भी भारत 30% तक कोयले का आयात करता है, क्योंकि भारत का जो कोयला है वो अच्छी क्वालिटी का यानी काफ़ी उच्च क्वालिटी का नहीं है। भारत में विभिन्न क्षेत्र जहाँ कोयला पाया जाता है, जैसे गोंडवाना क्षेत्र है, मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत में कोयला पाया जाता है। और तृतीय कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से असम है, मेघालय है और अन्य अतिरिक्त जो प्रायद्वीप एरिया है वहाँ पर कोयला मिलता है। भारत में कुल कोयले भंडार के मामले में अगर बात किया जाए शीर्ष 5 राज्यों का, तो सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार भारत में झारखंड के पास है। उसके बाद उड़ीसा है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगर कार्बन सामग्री और उसके गुणों के आधार पर कोयले का अगर वर्गीकरण किया जाए तो सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट्स। ध्यान रखिएगा, एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। फिर बेटुमिनस होता है, लिग्नाइट्स होता है, सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है जिसमें ऊष्मा की मात्रा कम होती है वो है पीट प्रकार का कोयला होता है। भारत में जो कोयले पाए जाती हैं अगर उनकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय कोयले की विशेषता या विशेषताएं है? यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। इसमें उच्च राख सामग्री है, कम सल्फर की मात्रा है, कम राख संलयन तापन है। तो तीसरा तो इसमें गलत हो जाएगा, 2 सही है।
इसमें राख की मात्रा अधिक होती है भारत के कोयले में, और जो सल्फर होता है इसकी मात्रा कम होती है भारतीय कोयले में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए नवीन समाधानों के रूप में किसी व्यक्ति या संगठनों को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2023 का पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र का ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है, यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह जो वैश्विक रूप से प्लास्टिक संकट को दूर करने के लिए अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा अगर प्रयास किया जाता है तो उसे ये दिया जाता है। 2023 में किसे किसे मिला है इसके बारे में जानते हैं। एक मेयर हैं जिनका नाम है जोसेफिना बेलमोंटेस क्वेजोन्स सिटी की। ये फिलीपींस में एक सिटी है जिसका नाम है क्वेजोन सिटीज, वहाँ की ये मेयर्स है। इन्होंने जलवायु संकट से निपटने, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने और हरित शहरी पहल को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू किया है। तो इसलिए 2023 का इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। और किसको किसको मिला है इसके बारे में, एलन मैकआर्थर फाउंडेशन है जो यूनाइटेड किंगडम में है। ये प्लास्टिक के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण मुख्य धारा में लाना, जलवायु जैव विविधता और प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए निर्णय निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ावा दिया है फाउंडेशन, इसलिए दिया है। ब्लू सर्कल्स जो चाइना का फाउंडेशन है, यह संग्रह, पुनर्जनन, पुनः निर्माण, पुनः बिक्री, मतलब कि जो प्लास्टिक है उसका सर्कुलेशन, पुनः चक्रण, प्लास्टिक प्रदूषण का जो लाइफ साइकिल है उसको ट्रैक करने, प्रतिबंध करने और ब्लैक चेन्स ऑफ IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग का इस्तेमाल किए हैं प्लास्टिक प्रदूषण के उपयोग को कम करने के लिए। इसलिए ब्लू सर्कल्स जो चाइना का उसे भी दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक जोस मैनुअल मोलर है चीनी के अंदर अग्रणी अल्मरो एक सामाजिक उद्यम है जो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तुओं को लागत कम करने के लिए रिफिल सेवाएं इस्तेमाल की हैं। रिफिल सेवाएं कि मतलब कि आप वापस पॉलिथीन लेकर आइए तो फिर आपको सामान मिल सकता है, ऐसा करके। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका को विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में मिला है। ये टिकाऊ विकल्पों और स्थानीय विनिर्माण सहित प्लास्टिक प्रदूषण के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और बहुविषयक अनुसंधान को नियोजित करने के लिए ये जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका का है उसे दिया गया है 2023 का। भारत के बारे में अगर बात करें पिछले पुरस्कारों में कि पिछले जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारत में किसको दिया गया है, तो भारतीय वन्य जीव के जो जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन 2022 में इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया था। और वहीं 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। फिर उसके बाद तुलसी तांती हैं, अफरोज आलम हैं, वकील है जिन्होंने मुंबई के वर्सोवा समुद्र तट पर सफाई का लीडरशिप नेतृत्व किया था। आइए इस पुरस्कार के बारे में जानेंगे। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स जो चैंपियन ऑफ द अर्थ है, यूनेप यानी संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पर्यावरणीय वार्षिक सम्मान है। ध्यान रखिएगा, वार्षिक सम्मान यानी कि इसे हर साल दिया जाता है। यह किसी व्यक्तियों को दिया जाएगा या समूह व्यक्ति के ग्रुप, संगठन या पर्यावरण के लिए जो परिवर्तनकारी योगदान देने वाला संस्था या संगठन उसे दिया जाता है। 2005 में शुरू किया गया था इस पुरस्कार को, जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2005 में से शुरू किया गया। समाज पर प्रदूषण के व्यापक प्रभाव के लड़ने के लिए यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स ने वायु, भूमि और जल प्रदूषण के खिलाफ तीव्र, बड़े पैमाने पर और समन्वित कार्रवाई करने के लिए बीट हैशटैग एक स्टार्ट किया है। हैशटैग का नाम क्या है यहाँ पर देखिए, बीट पॉल्यूशन नामक एक स्ट्रैटेजी भी शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। बाबा फरीद के बारे में दिया है, इस चर्चा में क्यों है। जेरूसलम के साथ भारत का संबंध बाबा फरीद के अनुसार जोड़ा जा रहा है। 800 वर्ष पुराना संबंध जेरूसलम से भारत का जोड़ा जा रहा है। कहानी क्या है, किंवदंती है कि पंजाब के एक सूफी संत थे जिनका नाम था बाबा फरीद। यह जेरूसलम में गए थे। तत्काल अभी जेरूसलम कहाँ पर है? इजराइल पर है, जॉर्डन इजराइल के बॉर्डर पर है। वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में स्थित है जेरूसलम। इसे पवित्र भूमि मानी जाती है यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और उसके बाद मुसलमानों के लिए भी। अभी तो इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। जेरूसलम का स्थान है
वहाँ पर ध्यान किए थे बाबा फरीद के द्वारा। तो माना जाता है कि मक्का जाने वाले जो भी भारतीय मुसलमान हैं वो यहाँ प्रार्थना करने के लिए जरूर जाते हैं, जेरूसलम में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी भारत के जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, भारतीय जो वक्फ बोर्ड है उसके स्वामित्व में है कि आप उसी के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जो भारतीय नागरिक हैं या भारतीय विरासत वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को उपलब्ध है कि आप जा सकते हैं जेरूसलम में, वहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा फरीद के बारे में देखेंगे, ये हैं कौन। बाबा फरीद जिनका जन्म 1173 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जो वर्तमान पाकिस्तान का जो शंकरगंज इलाका है वहीं के पास हुआ था। जो पंजाब एरिया है, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी है, कुछ हिस्सा भारत के पास भी है। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब एरिया है, शंकरगंज स्थान है, वहाँ पर बाबा फरीद का जन्म हुआ था। ये काबुल से निकल कर पंजाब आए थे। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, वहाँ से पंजाब आए थे। ये चिश्ती जो आदेश है उसका पालन करते हैं और उसको मानने वाले एक अग्रणी संत हैं जिन्होंने पंजाबी में छंद भी लिखे हैं। ये पंजाबी भाषा में छंद भी इनके द्वारा लिखा गया है। उनका महत्वपूर्ण प्रभाव जो सिख धर्म में देखा जाता है, जहाँ उनके कई छंद सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है जिनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कई छंद को सीधे शामिल किया गया है। बाबा फरीद के जो प्रमुख या प्रसिद्ध जो शिष्य थे उनके शेख निजामुद्दीन औलिया, इससे संबंधित हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया है कि जो बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य कौन है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया है। 1238 से 1335 तक दिल्ली को चिश्ती सिलसिले का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए ये जिम्मेदार रहे हैं। तो ये था बाबा फरीद के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, गिर गाय के नस्ल के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो भारत की जो स्वदेशी मवेशी है उसके नस्ल को सुधार करने और उसे और भी बेहतर बनाने के लिए पूरे भारत भर में एक पहल स्टार्ट किया गया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इस पहल से जो गिर गाय हैं, इस नस्ल जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च दूध देने वाली भारत की नस्ल है, उसको बढ़ाने में यह जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है कारगर साबित हो रहा है। गिर गाय भारत में मवेशियों की स्वदेशी नस्ल है जो अपनी उच्च दूध उपज या विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूल क्षमता और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इसे देखिए हल्का से इसमें डिल है, थोड़ी सी सींग उसकी झुकी होती है, दिल के आकार की सींग वो होता है, सर होता है, कान झुका हुआ होता है, ये आकार देख लीजिए इनका। कुबड़ होता है, लाल भूरे रंग का कोट होता है। गिर गायें अपने दूध उत्पादन के लिए बेस कीमती हैं। शुद्ध नस्ल की जो गिर गाय होती हैं प्रतिदिन 18 से 20 लीटर दूध देती हैं, प्रतिदिन 18 से 20 लीटर, यानी स्वदेशी नस्ल की जो गिर गाय है भारत में सर्वोच्च दूध देने वाली गाय है। गिर गाय की जो उत्पत्ति है गुजरात के जो गिर जंगल है वहाँ पर हुआ था। गुजरात का जो गिर जंगल है वहाँ पर हुआ था। यह महाराष्ट्र और निकटवर्ती जो राजस्थान है उसमें भी पाई जाती है गिर गाय। अन्य स्वदेशी नस्ल के बारे में देखते हैं, लाल सिंधी है, साहिवाल है, हलिकर है, ये सब नस्ल हैं। आगे बढ़ेंगे, गिर गाय की जो नस्ल है इसको अपनाने में समस्या क्या है? जैसे कि अगर गिर जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये स्वदेशी गिर गाय की नस्ल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उसके शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो इससे जो अन्य देसी नस्ल है जैसे साहिवाल हो गया, लाल सिंधी होगी, होलिकर्स होगी, अगर उनके नस्ल में सुधार नहीं किया गया तो भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो भारत की विविधता है वो प्रभावित होगी। तो इसलिए समस्या है कि सिर्फ गिर गाय को ही अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये समस्या है, क्योंकि गिर गाय सबसे ज़्यादा दूध दे रही है तो उसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है स्वदेशी गोजाति नस्ल और विकास संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा 2014 में इसे शुरू किया गया था। इसके तहत 2021 से 2026 तक राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना का पार्ट बनाया गया है। नोडल मंत्रालय कौन है जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को संचालित कर रहा है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जाता है। उसका उद्देश्य यही है गोजाति उत्पादन को बढ़ावा देना, उच्च अनुवांशिक योग्यता वाले सांडों को बढ़ावा देना, कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को विस्तार करना, कृत्रिम मतलब जो सीमन उमन चलाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान को 70% तक बढ़ाना और स्वदेशी मवेशी और भैंसों का संरक्षण करना। यह था राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हीमोग्लोबिन चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। नेचर एक साइंस की पत्रिका है, नेचर एक साइंस की पत्रिका है। इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है हीमोग्लोबिन के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, इसके द्वारा ही हीमोग्लोबिन का निर्माण किया जाता है। एचबी यानी हीमोग्लोबिन का आरबीसी के द्वारा निर्माण किया जाता है।
लेकिन एक नए अध्ययन से प्रकाशित हुआ है कि जो चोंड्रोसाइट्स होता है, जो चोंड्रोसाइट्स होता है, इसके द्वारा भी हीमोग्लोबिन का उत्पादन किया जाता है आरबीसी के बियॉन्ड। तो चोंड्रोसाइट्स के बारे में जानेंगे, पहले हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में पाया जाता है, जो आयरन युक्त प्रोटीन होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ये होता क्या है, आयरन युक्त एक प्रोटीन होता है, जो फेफड़ा होता है मनुष्य का, उससे शरीर के ऊतकों, जो टिश्यूज होते हैं, शरीर के जितने भी टिश्यूज होते हैं यानी कि ऊतक होते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है और सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड्स को फेफड़े में वापस लौटाता है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही जाता है तो वो शोषण छोड़ते हैं, शोषण लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन। नया अध्ययन क्या कहता है, नया अध्ययन से ये पता चला कि जो उपास्थि है बनाने के लिए जिम्मेदार जो चोंड्रोसाइट्स है ये उपास्थि निर्माण करती है। उपास्थि मतलब होता है कि कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज उसका उत्पादन करता है। कार्टिलेज का उत्पादन करने के लिए चोंड्रोसाइट्स जिम्मेदार होता है। और इसके लिए अब एक नया अध्ययन से यह पता चला है कि जो चोंड्रोसाइट्स होता है कार्टिलेज उत्पादन के अलावा ये हीमोग्लोबिन का भी उत्पादन करता है, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन का भी यह उत्पादन करना शुरू करता है। चोंड्रोसाइट्स उपास्थि यानी कि जो कार्टिलेज होता है उसको मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वे ऑक्सीजन परिवहन और अस्तित्व के लिए हीमोग्लोबिन पर निर्भर करते हैं। चोंड्रोसाइट्स के भीतर हीमोग्लोबिन आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन को संग्रहित करता है और छोड़ता है। चोंड्रोसाइट्स के भीतर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन को छोड़ता है और अपने अंदर संग्रहित करके लेता है। उपास्थि के बारे में जानते हैं। उपास्थि यानी इसे इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। यह एक फ्लेक्सिकल संयोजी ऊतक यानी कि टिश्यू होता है। क्या होता है, टिश्यू होता है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे जोड़ों, नाक, कान में पाया जाता है। यह जोड़ों में सुचारू गति की अनुमति देते हुए समर्थन और कुशनिंग प्रदान करता है। यह था कार्टिलेज के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसके लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर आते हैं। जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये है उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड का एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसी के बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। इस बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। इन दोनों से इसका बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर लगा हुआ होता है। तो आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जब विस्तार हो रहा था तो जब उसमें जो टाइगर हैं, टाइगर की आबादी बढ़ रही है, जो टाइगर की आबादी बढ़ रही है, तो टाइगर की आबादी बढ़ने के कारण जो तेंदुए हैं, ध्यान रखिएगा, जो तेंदुए हैं ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकल के बाहर जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से निकल के बाहर जा रहे हैं, वो बाहर मानव आबादी की तरफ जा रहे हैं। जब मानव आबादी की तरफ तेंदुआ जा रहे हैं तो ये मानव पर भी अटैक किए हैं, जिससे कई सारे आदमियों की मृत्यु हो गई है और मानव पशु का संघर्ष भी स्टार्ट हो गया है। तो ये बताया जा रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विस्तार के रूप में जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, इसमें जो बाघों की आबादी है उसको बढ़ाया जाए। इसमें मामूली वृद्धि भी देखी गई और भी इसको विस्तारित किया जाए ताकि तेंदुए को भी समायोजित किया जा सके। तो ये था उसके बारे में, तेंदुओं के बारे में, तेंदुओं को बाहर धकेला जाए। तो ये था उनके बीच में आवास के बारे में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लोकेट करता है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, और भी इसके बारे में अगर थोड़ा जानकारी इकट्ठा करें तो वही बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तराई क्षेत्र में स्थित है, लगभग 578 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है उससे ये बॉर्डर अपना शेयर करता है। फिर उसके बाद 2012 में इसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। वनस्पति के रूप में इसे आर्द्रभूमि घने जंगल यहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद स्तनधारी बाघ, हाथी, दलदली हिरण, हॉग, हिरण, सुस्त, भालू ये सब यहाँ पर मिलते हैं। अगर पक्षियों की बात करें तो हार्नबिल, रेड जंगल फाउल, फीमेल फ्लोरिका मिलते हैं। सरसेब की बात करें मॉनिटर, छिपकली, कछुए, गंगा डॉल्फिन, मगर, घड़ियाल ये सब यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट वेनेजुएला चर्चा में क्यों है,
वेनेजुएला में जो अमेरिका और वेनेजुएला संबंध है इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो अमेरिका द्वारा कई सारे प्रतिबंध वेनेजुएला पर लगा के रखे हैं। अब जो वेनेजुएला है उसमें जो आर्थिक संकट है वो बहुत गहरा है, आर्थिक संकट बहुत गहरा है। जो वेनेजुएला है अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसके जो कुछ को पेट्रोलियम उत्पाद है ये कुछ इसके द्वारा बेचा जाता है, अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा है। उसके बाद चीन और रूस के द्वारा कुछ कर्ज दिए जाते हैं, चीन और रूस के द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उससे ही इसकी इकोनॉमी चलती है। अभी बताया जा रहा है कि वेनेजुएला 2024 में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। इसके द्वारा जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके प्रशासन द्वारा वेनेजुएला है जो उस पर जो प्रतिबंध है प्रतिबंधों को कम किया है। और उसके बाद जो भू राजनीतिक बदलाव है, यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण भी कई सारे प्रतिबंध जो लगाए गए थे वेनेजुएला पर वो हटाए गए हैं, जिससे उसके जो अर्थव्यवस्था है वेनेजुएला का ये जोर पकड़ने के लिए तैयार है। तो ये आइए इसके लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो उत्तर में स्थित है, उत्तर में कैरेबियन सी के तट पर स्थित है। काराकस इसकी कैपिटल्स हैं, काराकस से इसकी कैपिटल्स है। ये है वेनेजुएला का लोकेशन। इसके बगल में कोलंबिया है, मोरक्को कोलंबिया है, नीचे इसके ब्राज़ील है, फिर उसके यहाँ पर पूर्वी दिशा में गुयाना है। फिर उसके बाद अगर आइलैंड्स की बात करें तो ग्रेनाडा, ट्रिनिडाद एंड टोबैकोस, ये आइलैंड्स इसके उत्तर में स्थित है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। तो ये था आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।